सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजच्या पोर्टलच्या उद्घाटन प्रसंगी मंचावर उपस्थित भारताचे कणखर गृहमंत्री आणि पहिले सहकारिता मंत्री आदरणीय अमितभाई शहाजी, आपले लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदेजी, केंद्रीय राज्यमंत्री BL वर्माजी, महाराष्ट्राच्या विकासाकरता मोदीजींच्या नेतृत्वात एक नवीन इंजिन म्हणून आमच्या सोबत जे जुडले ते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवार, मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी सन्माननीय चंद्रकांत दादा पाटीलजी, दिलीपराव वळसे पाटीलजी, राधाकृष्ण विखे पाटीलजी, त्याचप्रमाणे सहकारिता मंत्रालयाचे सचिव श्री ज्ञानेश कुमार, विशेष सचिव श्री विजय कुमार, आपले अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश कुमार, या ठिकाणी उपस्थित सन्माननीय खासदार, सन्माननीय आमदार, माजी खासदार, लोकप्रतिनिधी, सहकार क्षेत्रामध्ये काम करणारे सर्व कार्यकर्ते, भगिनी आणि बंधूंनो, मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं सर्वप्रथम आपल्या महाराष्ट्रामध्ये केंद्रीय गृह आणि सहकारिता मंत्री माननीय अमितभाई शहाजी यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। महाराष्ट्राची भूमी ही सहकाराची भूमी आहे। आपल्याला कल्पना आहे की पद्मश्री विखे पाटीलजी असतील, वैकुंठभाई मेहता असतील, धनंजयराव गाडगीळ असतील, यांनी या महाराष्ट्रामध्ये सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली आणि त्यानंतर देशामध्ये सर्वाधिक सहकार हा ग्राम पातळीपर्यंत जर कुठे पोहोचला असेल तर तो महाराष्ट्रामध्ये पोहोचला। सहकारातनं समृद्धी येऊ शकते अशा प्रकारची व्यवस्था ही महाराष्ट्राने उभी केली आणि त्यातूनच एक मोठं सहकार क्षेत्र महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालं। आणि मला असं वाटतं की हेच कारण आहे की ज्यावेळी माननीय अमितभाईजींनी सहकारिता मंत्रालय स्वीकारल्यानंतर नवीन कायदा केला आणि या कायद्याच्या अंतर्गत देशभरामध्ये गाव पातळीपर्यंत सहकाराचं जाळं नेलं पाहिजे याकरता व्यवस्था उभी केली आणि सगळी व्यवस्था ही डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून सुलभतेनं त्या ठिकाणी सगळ्यांना उपलब्ध झाली पाहिजे अशा प्रकारचं एक अत्यंत आधुनिक आणि सुलभ असं पोर्टल तयार केलं। या पोर्टलचं उद्घाटन अमितभाई दिल्लीला देखील करू शकले असते, त्याचं उद्घाटन ते गुजरातमध्ये देखील करू शकले असते, पण खऱ्या अर्थानं सहकाराची पंढरी महाराष्ट्र आहे आणि म्हणून अमितभाईंनी महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातही पुणे जिल्हा हा या ठिकाणी निवडला आणि आज या पोर्टलचं उद्घाटन हे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पुणे जिल्ह्यात होत आहे। मी खरोखर आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं अमितभाईंचे अतिशय मनापासून आभार मानतो। खरं म्हणजे सहकारिता मंत्रालय हाती घेतल्यानंतर ज्या गतीनं त्यांनी बदल केले आहेत, आत्ताच अजितदादांनी सांगितलं की कशा प्रकारे इन्कम टॅक्सच्या संदर्भात वारंवार केंद्र सरकारकडे त्या ठिकाणी डेलिगेशन जायचे आणि हात हलवत परत यायचे। केवळ मला तर अनेक लोकांनी सांगितलं की आम्ही केवळ सगळे साखर कारखानदार सुप्रीम कोर्टातल्या सिनियर वकिलाची फी देण्याकरताच त्या ठिकाणी एकत्रित यायचो, अशा प्रकारची आमची अवस्था होती। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात एक डेलिगेशन घेऊन आम्ही माननीय अमितभाईजींना भेटलो आणि पहिल्या झटक्यात त्यांनी सांगितलं की मी याचा पूर्ण अभ्यास केलाय आणि ते म्हणाले की हे अतिशय चुकीचं आहे की शेतकऱ्यांना जास्त पैसे दिले म्हणून इन्कम टॅक्स लावायचा, हे
मोदीजींच्या राज्यात मी चालू देणार नाही आणि हा सगळा इन्कम टॅक्स मी रद्द करेन। आणि केवळ त्यांनी इन्कम टॅक्स रद्द केला नाही तर तो तर केलाच, पण काही लोकांनी तो त्या वेळच्या अडचणींमुळे भरला होता तोही ऍडजस्ट करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी त्यांनी केलं। आणि खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांकरता एखाद्या सरकारने विचार केला हे कठीण होतं, कारण यापूर्वी जेव्हा जेव्हा डेलिगेशन जायचे तेव्हा अर्थमंत्री सांगायचे कायद्यात बदल करावा लागेल, रेट्रोस्पेक्टिव्ह कायदा बदलता येत नाही, इन्कम टॅक्सचा कायदा आहे त्याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आहेत। पण अमित भाईंनी या ठिकाणी त्यांचं देखील व्यक्तिमत्व हे सहकारात्मक घडलंय। सहकार क्षेत्रामध्ये अमित भाईंनी अतिशय चांगलं काम केलंय। ते सहकारी जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणून राज्य सहकारी बँकेवर वेगवेगळ्या सहकार क्षेत्रात त्यांनी काम केलं असल्यामुळे सहकार काय असतो हे तंतोतंत माहिती असल्यामुळे अमित भाईंनी त्यातनं असा मार्ग काढला की त्या ठिकाणी वर्षानुवर्ष जे कोणाला जमलं नव्हतं ते झालं आणि हा इन्कम टॅक्स रद्द करण्याचं काम त्यांनी या ठिकाणी केलं। एवढंच नाही तर आपल्या अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना एनसीडीसीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मदत करण्याचं काम असेल किंवा माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात गेल्या काळामध्ये या ठिकाणी आपल्या साखर उद्योगाकरता झालेले अनेक निर्णय असतील की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे पॅकेजेस असतील, इथेनॉलच्या संदर्भातला निर्णय असेल, एमएसपीच्या संदर्भातला निर्णय असेल, या सगळ्या निर्णयांनी खऱ्या अर्थानं केंद्र सरकारचं सहकार विभागाकरता किंवा सहकार क्षेत्राकरता जी संवेदनशीलता आहे ती संवेदनशीलताच आपल्याला बघायला मिळाली। मगाशी अजितदादा असं म्हणाले की त्यांचं महाराष्ट्रावर विशेष प्रेम आहे कारण ते महाराष्ट्राचे जावई आहेत, हे तर खरं आहे। पण एक गोष्ट अजून या ठिकाणी सांगितली पाहिजे की माननीय अमित भाईंचा जन्म मुंबईचा आहे। त्यांची कर्मभूमी जरी गुजरात आणि देश असेल तरी देखील जन्मभूमी महाराष्ट्र आहे। आणि आपल्यापैकी अनेकांना माहित नसेल की अनेक काळ ज्यावेळेस ते राजकारणात नव्हते आणि उद्योग चालवत होते त्यावेळेस त्यांनी आपली फॅक्टरी देखील महाराष्ट्रात चालवलेली आहे। त्यामुळे काही काळाची कर्मभूमी ही देखील महाराष्ट्र राहिली आहे। त्यामुळे महाराष्ट्रातली एक एक गोष्ट, एक एक जिल्हा, एक एक भाग हा त्यांना माहिती आहे। महाराष्ट्राची स्ट्रेंथ काय आहे ती त्यांना माहिती आहे। आणि म्हणूनच जेवढे डेलिगेशन्स महाराष्ट्रातनं सहकार क्षेत्राकरता गेले त्या प्रत्येक डेलिगेशनला अत्यंत सकारात्मक अशा प्रकारचा निकाल त्या ठिकाणी निघाला। आता नवीन कायद्याच्या माध्यमातून मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजला देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी पारदर्शिता कारभारात आणण्याकरता मदत होणार आहे। अनेक अडचणी होत्या, अनेक वेळा तर कायद्यातली तरतूद नसल्यामुळे सोसायटी थेट लिक्विडेशन मध्ये निघून जायची आणि त्याच्यामध्ये अनेक वेळा अडचणी तयार व्हायच्या। पण आता अशा परिस्थितीमध्ये लिक्विडेशन मध्ये जाण्याच्या आधी त्याच्यावर प्रशासक बसवून ती आपल्याला पुन्हा पुनरुज्जीवित करता येते का अशा प्रकारचे बदल देखील आता माननीय अमित भाईंनी कायद्यामध्ये करून घेतले। आणि त्यामुळे सामान्य माणसाचा जो पैसा अनेक वेळा त्या ठिकाणी बुडतो तो बुडणार नाही अशा प्रकारची व्यवस्था देखील आता तयार झालेली आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं आपण मगाशी प्रेझेंटेशन मध्ये बघितलं जी फिल्म होती की आता आपल्या पॅक्सला मजबूत करण्याचा आणि अगदी शेवटची जी आपली प्राथमिक सहकारी सोसायटी आहे तिला मजबूत करण्याचा आज एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हा केंद्र सरकारने हातामध्ये घेतला आहे। आणि मला असं वाटतं की जेव्हा शेवटच्या माणसापर्यंत सहकार मजबूतीनं पोचेल तेव्हाच खऱ्या अर्थानं मला असं वाटतं की गावापर्यंत समृद्धी पोचेल। आज आपण बघत होतो की मोठ्या प्रमाणात गेल्या काही काळामध्ये आमच्या या प्राथमिक सोसायट्या हळूहळू रिडंडंट होत होत्या किंवा पर्यायी व्यवसाय न मिळाल्यामुळे अनेक ठिकाणी त्या केवळ मतदानापुरतं सीमित होत्या। काही ठिकाणी तर आम्ही असं म्हणायचो की पिशव्यातल्या सोसायट्या आहेत, त्या केवळ मतदान आल्या की सोसायट्या बाहेर येतात आणि बाकी वेळेस त्या सोसायट्या बंद असतात। अशा सगळ्या सोसायट्या पुनरुज्जीवित करण्याचं काम हे आता माननीय अमित भाईंनी हातामध्ये घेतलाय आणि अतिशय उत्तम कार्यक्रम त्याच्याकरता आता या ठिकाणी त्यांनी तयार केलेला आहे। आपण सगळ्यांनी तो फिल्म मध्ये बघितला की ज्यातनं
वेगवेगळ्या प्रकारचे बिझनेस हे आता त्या ठिकाणी मिळणार आहे। महाराष्ट्र में भी आदरणीय गृह मंत्री जी, हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक स्मार्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में 10,000 गांवों में हमारे जो पैक्स है इनको हम एग्री बिजनेस सोसाइटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और इनको ट्रेनिंग देकर और इनको वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हम लोग वित्त पुरौठा देकर और एक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाकर हम लोग डायरेक्ट हमारे किसानों को मार्केट का एक्सेस कैसे मिले, इस प्रकार की योजना हमने इसको तैयार किया है और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हमने इसको शुरू किया है। लेकिन अब हमारी इस योजना को ज्यादा ताकत मिलेगी क्योंकि आपने जो योजना शुरू की, इस योजना का कॉन्वर्जेंस जब हमारी योजना के साथ हम करेंगे तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो स्वप्न हमारे महात्मा गांधी जी ने देखा ग्राम स्वराज का, या जो स्वप्न हमारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने देखा ग्राम स्वराज का, उस स्वप्न को अब हम निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे क्योंकि जो योजनाएं आपने अब तैयार की है, इन सारी योजनाओं का कन्वर्जेंस हमारी योजनाओं के साथ करके मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से देश के अंदर पहला सबसे अच्छा मल्टीपर्पज एग्री बिजनेस सोसाइटी का मॉडल जो आपके मन में है, ये महाराष्ट्र में करके दिखाएंगे और इसको पूरे देश में ले जाएंगे। इतना ही आज के इस मौके पर कहता हूं और आपका ऐसा ही स्नेह, ऐसा ही प्यार महाराष्ट्र के प्रति बना रहे, इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। अतिशय उपयुक्त असं मार्गदर्शन देवेंद्रजींनी आत्ताच केलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये सहकाराचं बीज ज्या पुणे जिल्ह्याने रोवलं, त्या पुण्यनगरीमध्ये सहकारातून समृद्धीचा मंत्र साकार करणारे केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री आदरणीय अमितभाई शाह यांचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने, महाराष्ट्राच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित केंद्रीय राज्यमंत्री सहकार राज्यमंत्री BL वर्माजी, राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, राज्याचे आपले दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारजी, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटीलजी, राधाकृष्ण विखे पाटील, आपले पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सहकारिता सचिव भारत सरकार ज्ञानेश कुमारजी, विजय कुमारजी, राजेश कुमार आमचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकार, उपस्थित सर्व खासदार, आमदार आणि सर्व मान्यवर आणि पत्रकार मित्रांनो, आजचा अतिशय हा आपल्या महाराष्ट्राच्या आणि सहकार्याच्या दृष्टीने अतिशय एक महत्त्वाचा आणि आनंदाचा दिवस आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। कारण अमितभाईंनी सहकार मंत्री झाल्यानंतर अनेक क्रांतिकारक निर्णय या सहकार विभागामध्ये घेण्याचं धाडस केलेलं आहे। 2 वर्ष पहले जब सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई, तब ये मंत्रालय क्या करेगा, क्या करने जा रहा है, इसकी कोई स्पष्टता नहीं थी, स्पष्ट चित्र भी नहीं था। परंतु जैसे ही अमित भाई के पास इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई, तब सभी को पूरा विश्वास हो गया कि केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र को बहुत ही गंभीरता से देख रहा है। इसका अनुभव भी हुआ, विश्वास भी हुआ। सहकारिता और सहयोग जैसे गुण अमित भाई के स्वभाव में ही है और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एनडीए में शामिल सभी दलों का तालमेल बनाए रखना, अलग अलग नेताओं को एक विचार और एक सूत्र में बांधना
और सबको जोड़कर देश के हित के प्रति विचार करना, इसी को सहकारिता कहा जाता है और वही अमित भाई कर रहे हैं। अपने इस गुण विशेष का उपयोग उन्होंने सहकारिता मंत्रालय में भी कर दिखाया है। अमित भाई ने इस मंत्रालय के माध्यम से, मैंने अभी भी कहा, जैसे अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। इसी कारण सहकारिता विभाग में नई चेतना भी जागृत हुई है। आज इस पोर्टल का उद्घाटन होने जा रहा है और वह सहकारिता क्षेत्र में एक नया माइलस्टोन होगा। इस नए पोर्टल के कारण आवेदन की स्थिति, नोटिस, आदेश, सोसाइटी के प्रमाण पत्र और अन्य विवरण आसानी से उपलब्ध होंगे। इससे जनता को, किसानों को काफी लाभ होगा। इस पहल के लिए मैं अमित भाई के सशक्त नेतृत्व में काम कर रहे पूरे सहकारिता विभाग को बधाई देता हूं। उन सभी का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। महाराष्ट्र राज्य के विकास में सहकारिता क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा है। राज्य में विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र में लगभग सभी क्षेत्रों का विकास इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से ही हुआ है, हम सब जानते हैं। आदरणीय हमारे विठलराव विखे पाटिल जी, हमारे राधा कृष्ण विखे पाटिल जी के दादाजी, इनका बहुत बड़ा योगदान इस सहकार क्षेत्र में रहा है, ये हम सब जानते हैं। आज राज्य में लगभग 2,20,000 सहकारिता संस्थाएं हैं, जबकि राज्य में 600 से अधिक मल्टी स्टेट बैंक और सोसाइटी कार्यरत है। कोऑपरेटिव संस्थाओं में 5,28,00,000 सदस्य है। इतनी बड़ी संख्या है। उनके बैंक डिपॉजिट 2,31,000 करोड़ से ज़्यादा और वर्किंग कैपिटल 4.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। और अभी पहले वक्ताओं में ने भी कहा है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिनको हम पैक्स कहते हैं, इस मूवमेंट का एक बहुत बड़ा आधार पैक्स है। देश में सबसे अधिक 21,000 पैक्स महाराष्ट्र में है। यह भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इन पैक्स को एम्पावर करने और सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने का काम सबसे पहले जिन्होंने किया होगा, उनका नाम है अमित भाई शाह। और इस योजना के माध्यम से लास्ट माइल किसान को केंद्र बिंदु मानते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सक्षम करने का क्रांतिकारी निर्णय अमित भाई ने लिया है और यह उनका प्रयास भी है। यह काम सरल नहीं था, क्योंकि कारगर तरीके से चल रहे सहकारिता क्षेत्र में कई गड़बड़ियां भी सामने आ रही थी। कई लोगों ने सहकारिता क्षेत्र का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करना भी शुरू किया था, जिसके कारण सहकारिता क्षेत्र कठिन दौर से गुजर रहा था। जिस तरह किसी भी क्षेत्र में एक समय बीतने के बाद सैचुरेशन आ जाता है, और वैसे ही सहकारिता क्षेत्र में भी हो रहा था। सहकारिता क्षेत्र इनडिसिप्लिन, ऑटोक्रेसी, लैक ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण थोड़ा पीछे जा रहा था, और इसीलिए इन संस्थानों का राजनीतिक उपयोग भी करना शुरू हुआ था दुर्भाग्य से। पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया, और आज माननीय अमित भाई के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बड़ी गौरव की बात है। ये भी मैं यहाँ पर कहूँगा। मुझे पता है अमित भाई ने जब एक बार जो ठान ली, तो काम को अंजाम दिए बिना वो चैन की सांस नहीं लेते। ये अपने साथ वो पूरी टीम को भी मोटिवेट करते रहते हैं। वो बिना रुके, बिना थके अपना काम पूरा करते हैं। कभी भी, मैंने तो उनके चेहरे पे कभी भी थकान कभी नहीं देखी। हमेशा काम में, देश के प्रगति में उनको हमेशा मग्न हम सभी ने देखा है। और इसीलिए उनके तथा आदरणीय प्रधानमंत्री
मोदी जी का उनका और उनका उत्साह देखकर हमें सबको, हमें भी अपना काम को और बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। और प्रधानमंत्री और अमित भाई का जो बहुत अच्छा समन्वय, बॉन्डिंग, अपने आप में एक अपने सहकार और सहयोग का एक आदर्श प्रतीक है, ऐसा कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। और इसीलिए मैं जब भी यहाँ पर हम सोचते हैं, जब सहकारिता मंत्रालय का नेतृत्व अमित भाई ने संभाला, तब उनके पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, पूरे देश की जिम्मेदारी थी, और कैसे सहकारिता जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विभाग का प्रबंध कैसे होगा। लेकिन अभी देवेंद्र जी ने कहा कि उनका शुरुआती ये सहकार क्षेत्र से हुआ है, इसलिए पूरी तरह ये सहकार क्षेत्र की अनुभव उनको था। और अभी हमें पता चल रहा है कि सहकारिता क्षेत्र के लिए अमित भाई जैसे मजबूत व्यक्ति का नेतृत्व वरदान सिद्ध हुआ है। ये उनके काम से, उनके कार्य से, उन्होंने लिए हुए निर्णय से हमें दिखाई पड़ रहा है। केवल 25 महीनों में 45 ऐसे निर्णय उन्होंने लिए जिसके कारण सहकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय उत्थान हो रहा है, प्रगति हो रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। अभी पहले भी अजीत दादा ने भी कहा और देवेंद्र जी ने भी कहा है कि जो महाराष्ट्र के शुगर फैक्ट्री जब तकलीफ में थी, संकट में थी, तब हम गए थे अमित भाई को मिलने, मैं भी और हमारे साथी मंत्री, और उन्होंने कहा इसकी जानकारी मुझे है, मैंने पता है ये अभी निर्णय लेना पड़ेगा, हमने सोच रखा है। आपको बताऊंगा कि 10,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स माफ करने का बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया। और ये शुगर इंडस्ट्री जो है, ये गन्ना खेती करने वाले किसान हैं, उनको राहत देने का काम उन्होंने किया। अजीत दादा ने कहा कि 15-20 सालों से ये निर्णय नहीं हो रहा था, देखते करते हैं, सोचते, ऐसा ही उनको जवाब मिल रहा था। अजीत दादा बराबर है, आपने कहा इस वक्त। और लेकिन इसके लिए भी हिम्मत होनी चाहिए होती है, धाडस पाहिजे ना आपल्याला, ह्याला धाडस पाहिजे। आणि अमित भाईने हे जे काही निर्णय घेतला वो काबिले तारीफ है, आणि म्हणून मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। जसं त्यांनी जिस तरह उन्होंने हिम्मत से कश्मीर से धारा 370 कलम को हटाया और देश का गौरव बढ़ाया, इसलिए भी हिम्मत चाहिए। तभी भी कितने साल सोच रहे थे लोग, अरे भाई हटाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई जी ने हिम्मत दिखाई और ऐसा स्मूथ ऑपरेशन हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, 370 गायब। और इसलिए उन्होंने हिम्मत से शुगर इंडस्ट्री को भी नव संजीवनी दिलाई है। इस निर्णय के लिए मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार मानता हूँ। देश के आज 11,770 किसान उत्पादक FPO जो है कार्यरत है, और इन के माध्यम से देश के लाखों किसानों की आय में, इनकम में, उत्पन्न में वृद्धि होगी, और ये उनके लिए भी बहुत ही फायदा होगा। जिसके लिए और भी 10,000 FPO स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। केंद्र सरकार ने उसके लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान भी किया है। उल्लेखनीय है कि रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्शन तक, प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग तक, और स्टोरेज से लेकर मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तक सारी व्यवस्था FPO के माध्यम से की जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये सारी प्रोसेस एक क्रांतिकारी निर्णय साबित होगा और देश को और राज्य को बड़ा लाभ होगा। मैं ये भी कहूँगा, पैक्स को मजबूत करने के लिए उनका कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। राज्य की 12,000 क्रेडिट सोसाइटी को इसका लाभ मिलेगा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए भी केंद्र ने बहुत बड़ी राशि दी है, जिसके कारण राज्य के किसानों को देश और विदेश को बाजार में अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। और ये सब
जो हो रहा है, अभी अजीत दादाजी ने कहा कि 2000 हमारे चीनी का उत्पन्न जो है जो 105 लाख मीट्रिक टन का 2022-23 में था, अब 21 लाख टन उस टाइम उस वक्त निर्यात भी हुआ। और हमारी शुगर फैक्ट्री जो है वो तेल कंपनियों के लिए 135 करोड़ लीटर एथेनॉल देने की क्षमता भी रखता है। ये भी महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बात है। आज सही माने में युवाओं को इस सहकार विभाग की ओर आकर्षित करने का काम भी, निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहित भी करने का काम होगा। और ये भी अच्छी बात है, वो भी इस सहकार विभाग से जुड़ने चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस, यह मूल मंत्र अपनाने का काम हमारे अमित भाई जी के मार्गदर्शन में ये हो रहा है। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि सहकार से समृद्धि, इस नारे से न केवल सहकार क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि कृषि, पणन, ग्राम विकास को भी इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। बलशाली भारत का जो अपना सपना है वो भी साकार होने में इस बड़े निर्णय का बहुत बड़ा उपयोग होगा। और इसीलिए कहते हैं कि बिना सहकार नहीं उद्धार, और यही शाश्वत सत्य है। और इसीलिए जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का $5 ट्रिलियन का जो सपना है, ये सपना भी, ये ऐसे क्रांतिकारी जो सहकार विभाग में हम निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा, ऐसा हमेशा आदरणीय अमित भाई भी कहते हैं। और इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अजीत दादा ने कहा कि देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश नई ऊंचाई को छू रहा है, देश का नाम बड़े गौरव के साथ पूरी दुनिया में ले रहा है। कोई उनको बॉस कहता है, कोई उनको गले लगाता है, कोई उनको वर्ल्ड लीडर के हैसियत से देखता है। और राज्य का विकास भी जब हम शुरू किया 1 साल पहले, जब मोदी जी के नेतृत्व में और अमित भाई के मार्गदर्शन में, जैसे उन्होंने कहा था कि पूरी ताकत से हम सरकार के पीछे खड़े रहेंगे, पूरा शब्द उन्होंने निभाया है, पूरी ताकत से वो खड़े हैं और राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए हमेशा मदद करते हैं। देखो जो है बाबा साहब ठाकरे जी कहते हैं, जो सच है सच कहना ही चाहिए, और जो है अच्छा उसकी वाह करनी चाहिए। आज हम देखते हैं हमारा एक भी प्रस्ताव बिना कटौती के मंजूर होता है। आज प्रधानमंत्री जी भी आज कितने 500 स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं, उसमें 44 महाराष्ट्र के हैं। वंदे भारत की ट्रेनें शुरू हुई है, कई ऐसे काम है, मेट्रो के लिए सहयोग मिल रहा है। और इसलिए ये डबल इंजन वाली सरकार जो है, ये एक जब राज्य और केंद्र एक विचार की सरकार होती है तो बड़े तेजी से विकास होता है। और इसीलिए इस तेजी के विकास के साथ अजीत दादा भी हमारे जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और अभी पूरी ताकत से एक ही हमारा लक्ष्य है, इस राज्य को आगे बढ़ाना, इस राज्य के जनता के जीवन में परिवर्तन लाना, उनके जीवन में आनंद लाना। और इस राज्य में एक राज्य जो है हमारा आज बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस राज्य में शुरू है, जो देवेंद्र जी के समय में शुरू हुए थे, 2.5 साल में बंद हुए थे, हमने फिर से उसको शुरू कर दिया है। क्योंकि हमारे पास कोई ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, हम इतना ही चाहते हैं हमारे राज्य के निर्णय से जनता का भला हो, जनता को सुविधा मिले, ये राज्य का विकास हो, इतना ही चाहते हैं। और आज मैं फिर एक बार अमित भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके जैसा नेता इस राज्य के पीछे पूरी ताकत से खड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, इसलिए आप जो चाहते हैं इस राज्य का विकास, वैसे हम पूरे दिल से मेहनत करके, हम लोग 24/7 वाले लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। आप खाली आशीर्वाद रखो मैं और हमें ताकत दो और इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आपके उद्बोधन के लिए।
सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीय पंजीयक कार्यालय को सशक्त करने के लिए केंद्रीय पंजीयक कार्यालय संबंधित एक वीडियो फिल्म तैयार की गई है, जो अभी आपके सामने प्रस्तुत है। एवी प्लीज। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है और राष्ट्र की इस उन्नति में सहकारी क्षेत्र की भूमिका विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को साकार करने के लिए नवगठित सहकारिता मंत्रालय ने माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में सहकारी समितियों को मजबूत करने और उनके व्यापार में सुगमता को बढ़ाने के लिए 48 से भी अधिक पहल की हैं। एक से अधिक राज्यों में सक्रिय सहकारी समितियां संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 44 और बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 द्वारा शासित होती हैं। बहुराज्यीय सहकारी समितियों के पंजीकरण और विनियमन के लिए संविधान की धारा 243 ZH-F और बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 4(1) के तहत केंद्रीय पंजीयक भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विभिन्न राज्यों में 1550 से अधिक बहुराज्यीय सहकारी समितियां हैं, जिनसे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। नए क्षेत्रों को भी सहकारिता के साथ हमने समाहित करना है और कंप्यूटराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और एक खुलापन ये सहकारिता के अंदर आए, इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन से सुधारों को हमने स्वीकारना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री की जो कल्पना है सहकार से समृद्धि की, हम देश की समृद्धि को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, देश में देश के जीडीपी में हमारे कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाएंगे। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम संशोधन 2023, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम में शामिल करना, चुनाव संबंधी सुधार, बोर्ड की संरचना व सदस्यता में सुधार, प्रशासन का सशक्तिकरण, सहकारी समितियों के लिए निधियों की व्यवस्था, निगरानी तंत्र का सशक्तिकरण, व्यापार करने में सुगमता और अन्य सुधार। बहुराज्यीय सहकारी समितियों में समयबद्ध और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। समिति के सदस्यों की शिकायतों को समयबद्ध तरीके से दूर करने के लिए सहकारी ओम्बुड्समैन नियुक्त किए जाएंगे। हर समिति द्वारा सदस्यों को जानकारी देने के लिए एक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यदि सदस्य जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे सहकारी ओम्बुड्समैन के पास अपील दायर कर सकेंगे। बहुराज्यीय सहकारी समितियों के वित्त की लेखा परीक्षा के लिए केंद्रीय पंजीयक द्वारा लेखा परीक्षकों का एक पैनल भी नियुक्त किया जाएगा। इन समितियों के बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्रीय पंजीयक का नया कार्यालय बनाया जा रहा है, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक प्रणालियों से सुसज्जित होगा। केंद्रीय पंजीयक कार्यालय को मजबूत किया जा रहा है। कार्यालय को अधिक सक्षम बनाने के लिए 32 तकनीकी पदों का सृजन किया गया है। सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने की श्रृंखला में केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कंप्यूटरीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रयास सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे। धन्यवाद। सहकारिता मंत्रालय ने माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन से सहकारिता क्षेत्र में शुगर सेक्टर को आगे बढ़ाने में कई कदम उठाए हैं।
मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री प्रकाश नाइक नवरे, एमडी राष्ट्रीय शुगर फेडरेशन, कि वह आभार व्यक्त करें। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण तथा सभी माननीय आमंत्रित जन को प्रणाम। संपूर्ण भारतवर्ष में कार्यरत सभी 259 सहकारी चीनी मिलों और 9 राज्य सहकारी चीनी संघों की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना महासंघ का प्रबंध निदेशक होने के नाते मैं प्रकाश नाइक नवरे तहे दिल से आयोजकों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम देश के दूरदर्शी और सर्वाधिक गतिशील प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित भाई शाह जी को हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त कर सके, जिनके प्रयासों के कारण ही पूरे भारत भर के 5 करोड़ छोटे और सीमांत गन्ना उत्पादकों तथा संपूर्ण सहकारी चीनी क्षेत्र की शिथिलता को बढ़ावा मिला तथा उनके द्वारा दिए गए जबरदस्त प्रोत्साहन के कारण ही सहकारी चीनी क्षेत्र का विकास और प्रगति आज हो रही है। अब मैं हमारे निदेशक और महाराष्ट्र के पूर्व सहकारिता मंत्री श्री हर्षवर्धन पाटिल जी से ओपनिंग रिमार्क देने का अनुरोध करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी साहब का मैं सभी के ओर से हम सब तालियां बजाकर उनका दिल से स्वागत करेंगे। मंच पर सभी विराजमान हमारे सब नेतागण, शुगर फैक्ट्री की ओर से अभी हम जो सत्कार करने वाले हैं, इसका एक ही वजह है कि देश स्वतंत्र होने के बाद पहली बार हमारे देश के लाडके प्रधानमंत्री जी ने पहला सहकारिता मंत्रालय बनाया और पहला सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री माननीय अमित शाह साहब जी है, इसलिए हम आपका बड़े दिल से स्वागत करते हैं। सर, आपने जब भी ये जिम्मेदारी आपने संभाली, हर एक के स्पीच में उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के बारे में, लेकिन इनकम टैक्स की जो अमाउंट है सर, वो सिर्फ 10,000 नहीं है सर, वो उसका अगर इंटरेस्ट पेनल्टी सब मिलाएंगे तो कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का माफ़ी आपके वजह से और गवर्नमेंट के वजह से हमको मिली है सर। दूसरी, आपने बहुत अच्छी बात की सर कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो NCDC जो है सर, उसके ओर से आपने 10,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल लोन प्रपोजल का पैकेज आपने बनाया सर, और इससे पूरे देश में जो सहकारी चीनी मिले हैं उनका इथेनॉल का एक्सपांशन हो, डिस्टिलरी का एक्सपांशन हो, कोजन का एक्सपांशन हो, मार्जिन मनी हो, कैपिटल मनी हो, तो इसके बारे में आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मैं बड़े दिल से आपका भी स्वागत करना चाहता हूँ। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सर आपने जो बनाई है वो 2 लाख करोड़ की स्कीम है सर, और ये 2 लाख करोड़ की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से भी सर महाराष्ट्र और देश में इथेनॉल का बहुत बड़ा एक नेटवर्किंग बनने वाला है। और लास्ट में सर आपने जो नई सहकारिता पॉलिसी निकाली है, सहकारिता से समृद्धि, ये नई पॉलिसी जो है इससे निश्चित रूप से हर देश के कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत मदद हो जाएगी। मैं हमारे नेशनल फेडरेशन के चेयरमैन दांडेको साहब को विनंती करता हूँ, हमारे सब डेलीगेशन है सर, एक छोटा सा सत्कार है सर, आप एक सत्कार स्वीकारिए। और एक हमने एप्रिशिएशन भी किया है कि आपने जो जो निर्णय लिया है सर, उसकी एक सूची हम आपको देंगे। धन्यवाद। अब मैं राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री दांडेगावकर जी और उपस्थित अन्य निदेशकों से माननीय अमित भाई शाह जी का पारंपरिक अभिनंदन करने का अनुरोध करता हूँ।
अब सभी से एक ग्रुप फोटो के लिए अनुरोध करता हूं, एक ग्रुप फोटो हो जाए। फोटोग्राफर्स प्लीज एक ग्रुप फोटो हो जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समारोह को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद। आज जो केंद्रीय पंजीयक डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा, उसके डिजाइन के लिए देश के युवाओं से योगदान लेने हेतु हैकाथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता के विजेताओं का माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। मैं निमंत्रित करती हूँ निशांत शर्मा, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची, झारखंड, कि वे पुरस्कार स्वीकार करें। निशांत शर्मा, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची, झारखंड, हैकाथॉन प्रतियोगिता के विजेता। अभिनंदन। मैं निमंत्रित करती हूं अनिरुद्ध माने, BH रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नागपुर। अनिरुद्ध माने। मैं निमंत्रित करती हूं अभिनंदन। मैं निमंत्रित करती हूं बोट्टे साकेत, चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद। धन्यवाद। सभी विजेताओं का सहर्ष अभिनंदन। अभी मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को निवेदन करती हूं कि रिमोट बटन दबाकर केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ करें। केंद्रीय पंजीयक पोर्टल में आपका स्वागत है। केंद्रीय पंजीयक कार्यालय द्वारा बहुराज्यीय सहकारी समितियों के विनियमन के लिए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाया है, जिसके तहत संपूर्ण पेपर रहित प्रक्रिया से दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम। धन्यवाद। अभी मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को अनुरोध करती हूं कि सभा को संबोधित करें। इसको बुलाओ जरा। आज के कार्यक्रम में भारत सरकार के निमंत्रण पर यहाँ उपस्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब, महाराष्ट्र राज्य के सहकारिता मंत्री श्री दिलीप वलसे पाटिल जी, हमारे पुणे के प्रभारी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री श्रीमान राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री वर्मा जी और उपस्थित सभी भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में आए हुए
महाराष्ट्र के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले अजीत दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं इनके साथ पहली बार मंच पर कार्यक्रम कर रहा हूं, तो मैं दादा को एक बात कहना चाहता हूं। दादा, बहुत समय के बाद आप सही जगह पर बैठे हो। यही जगह सही थी, मगर बहुत देर कर दी आपने। मित्रों, आज महाराष्ट्र सहकारिता का हमेशा देश भर की सहकारिता का कैपिटल रहा है। महाराष्ट्र से ही सहकारिता के संस्कार समग्र देश के अंदर फैले हैं और यहीं पर विठलराव विखे पाटिल, धनंजयराव गाडगिल, वैकुंठ भाई मेहता, अनेक सहकारी महर्षियों ने महाराष्ट्र को सहकारिता के क्षेत्र में एक विशेष पहल कराने का काम किया और इसी को मॉडल समझते हुए देश भर का सहकारिता आंदोलन आगे बढ़ा। आज भी आप सहकारिता आंदोलन के विकास की दिशा देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एक प्रकार से पुराने मुंबई राज्य के हिस्सों में ही सहकारिता आंदोलन आगे बढ़ा है, पनपा है, पल्लवित हुआ है। और इसलिए सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस का काम पूर्ण तरह से डिजिटल करने का जो कार्यक्रम था, वो हमारे मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार जी ने उचित निर्णय किया कि वो कार्यक्रम महाराष्ट्र में और पुणे में किया जाए। और आज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियों की देखभाल करने वाला सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस का पूरा सिस्टम CRCS का कार्यक्रम आज से पूर्णतया डिजिटल हो रहा है। अब कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी ब्रांच बढ़ानी है, दूसरे राज्य में जाना है, अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल करना है, अपनी रिपोर्ट भेजनी है, किसी भी चीज के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑफिस से ही आप भारत सरकार के रजिस्ट्रार के यहां पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो और वो वैध होगा। सेंट्रल रजिस्ट्रार का कार्यालय रजिस्ट्रेशन, बायलॉज का रजिस्ट्रेशन, बायलॉज में अमेंडमेंट, ऑडिटिंग और सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा ऑडिटिंग का मॉनिटरिंग और चुनाव की पूरी प्रक्रिया, HR का विकास करना, विजिलेंस और प्रशिक्षण, ये सारे कार्यक्रम को समाहित कर ये पोर्टल को बनाया गया है। एक प्रकार से पूर्ण पोर्टल है। आज मैं ये 3 युवाओं को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पोर्टल के लिए हैकाथन किया गया था, जिसमें अपना पूरा योगदान दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो विचार रखा है, वो विचार के अंदर उन्होंने बड़े गहरे तत्वदर्शन के तहत ये विचार रखा है। मोदी जी ने इस 9 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को अपने पूरे जीवन के करने के काम 9 साल में समाप्त कर दिए। देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके कुछ स्वप्न थे। स्वप्न क्या थे? कि कभी मेरा एक घर बन जाए, घर है तो घर में बिजली आ जाए, बिजली है तो गैस का सिलेंडर आ जाए,
मेरे यहां परिवार के खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, शौचालय बन जाए, मेरे परिवार की स्वास्थ्य की सारी सुविधाओं की मैं चिंता कर पाऊं। कुल मिलाकर गरीब व्यक्ति के मन में जितने उद्देश्य थे, जिसके लिए वो उद्यम करता था, 60 साल से लगा था, 2-2, 3-3 पीढ़ी चली गई, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 साल में एक ही झटके में समाप्त कर दिए। उसको घर देने का काम कर दिया, घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचा दिया, उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, शौचालय पहुंचा दिया, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा उठा लिया और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज भी फ्री देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया और बिजली भी दे दी। अब गरीब को अपना रोज जो काम करता था, उससे जो पैसा खर्च करता था, वो सारे काम भारत सरकार ने एक ही झटके में समाप्त कर दिए। ये गरीब व्यक्ति जो 60 करोड़ गरीब थे देश के, वो देश के अर्थतंत्र के साथ नहीं जुड़े थे, इसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था, उसको बैंक अकाउंट देने का काम भी पूरा कर दिया और उसके पूरी गाढ़ी कमाई अपने परिवार की ये प्राथमिक चिंताओं करने में समाप्त होती थी। ये चिंताएं भी समाप्त हो गई। तब उसको स्वप्न आता है कि मैं भी कुछ कमाऊं, मेरे घर में भी एक अच्छा टीवी हो, मिक्सचर आ जाए, कूलर आ जाए, मेरे घर में व्यवस्था हो जाए, मेरे बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईएएस बने, आईपीएस बने। ये सारे स्वप्न वो देखने लगा है आजादी के 75 साल के बाद, क्योंकि उसको संभव लगता है। पहले पूरा जीवन इसका जिस जद्दोजहद के अंदर था वो तो समाप्त हो चुकी। अब वो कुछ उद्यम करना चाहता है, वो कुछ काम करना चाहता है। काम करना तो चाहता है, परंतु उसके पास पूंजी नहीं है। पूंजी के बगैर क्या उद्यम करेगा? पूंजी के बगैर क्या काम करेगा? इसका एकमात्र जवाब सहकारिता आंदोलन है। सहकारिता आंदोलन का मतलब है छोटी छोटी पूंजी वाले अनेक लोगों को इकट्ठा कर कर बड़ा उद्यम स्थापित करना, यही सहकारिता है। पद्मश्री पाटिल ने छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे किसानों का छोटा छोटा पूंजी इकट्ठा कर कर सहकारी कारखाना लगाया, साकर कारखाना लगाया और आज देश भर में सैकड़ों साकर कारखाने इस पद्धति पर चल रहे। हमारे यहां त्रिभुवन दास पटेल ने छोटी छोटी महिलाओं से उस जमाने में 5 रुपया और आज के जमाने में 100 रुपया लेकर दुग्ध क्रांति करी, अमूल का आंदोलन खड़ा किया। आज स्थिति यह है कि 36 लाख महिलाएं गुजरात के अंदर 100 रुपये से ज्यादा किसी ने नहीं रोका है, इन्वेस्ट नहीं किया है, सिर्फ 100 रुपया इन्वेस्ट किया है। वो 36 लाख महिलाओं की कोऑपरेटिव अमूल आज 60,000 करोड़ का मुनाफा वो 36 लाख महिलाओं को पहुंचा। 60,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। तो सहकार से समृद्धि का मतलब है छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने जीवन को उन्नत बनाने का मौका देना, छोटे से छोटे व्यक्ति को देश की आर्थिक प्रगति में योगदान लेने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देना और सहकारिता के माध्यम से इसका जीवन का उद्धार करना। और इसीलिए इस सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। आज हमने जिस पोर्टल को यहां पर शुरू किया है, देश की 1555 बहुराज्यीय सहकारी समितियों को इसका फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र में 1555 में से, जोर से ताली बजाना बाद में, 42% सोसाइटी अकेले महाराष्ट्र में है। एक और पूरा देश है और एक और महाराष्ट्र है। जितनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी देश भर में है, उसमें से 42% महाराष्ट्र में है।
मैं इसलिए आया हूं कि महाराष्ट्र के सभी सहकारिता आंदोलन के नेताओं को बताना चाहता हूं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और ये आज से ये 1555 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैंने आगे कहा, वो सारा काम चाहे रिटर्न फाइल करना हो, चाहे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव स्टेट रजिस्ट्रार से शिकायत करनी हो, किसी भी मेंबर को, किसी भी सोसाइटी को अपना जवाब देना हो, किसी भी सोसाइटी को चुनाव प्रक्रिया की इंफॉर्मेशन देनी हो, आपका बोर्ड का रेजोल्यूशन भेजना हो, और एनालिटिक टूल्स भी इसके अंदर रखे हैं। हर प्रकार का काम ये पोर्टर करेगा। और इसके बाद यही पैटर्न पर हम राज्यों के सहकारिता के रजिस्ट्रारों के कार्यालय का भी कंप्यूटरीकरण करने जा रहे हैं, उसको भी कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, जो राज्य भर की 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटियों के साथ सीधा कंप्यूटर से संवाद करेगा। तब जाकर एक काम में गति आएगी। सहकारिता आंदोलन आधुनिकता के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। सहकारिता आंदोलन पारदर्शिता के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। और सहकारिता का आंदोलन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही के बगैर भी आगे नहीं बढ़ सकता। सहकारिता आंदोलन की स्वीकृति बढ़ानी है तो हमें पारदर्शिता बढ़ानी पड़ेगी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इस प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था ही समाज के 60 करोड़ लोगों को जोड़ सकती है। और कोई कल्पना नहीं कर सकता दुनिया में इफ्को जैसा सबसे बड़ा खाद का कारखाना हमारे यहां कोऑपरेटिव बेस पर चलता है, क्रिप्को कोऑपरेटिव बेस पर चलता है, नाफेड कोऑपरेटिव बेस पर चलता है, अमूल कोऑपरेटिव बेस पर चलता है। एक जमाने में लिज्जत पापड़ भी कोऑपरेटिव बेस पर चलता था। हमने बहुत सारी सफलता की गाथाएं, सक्सेस स्टोरी दुनिया के सामने रखी है। अब इस स्ट्रेंथ को संजोकर एक नई गति बढ़ाने का काम करना है। मित्रों, अभी अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट का भी संशोधन किया गया। हमारे सचिव साहब यहां बैठे हैं, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। देखिए एफिशिएंसी क्या होती है। 2 तारीख को कानून पारित हो गया, राष्ट्रपति महोदया की साइन हो गई, इसका नोटिफिकेशन निकल गया और 4 तारीख को उसका रूल्स का भी नोटिफिकेशन निकल गया। 2 तारीख को संसद के सदनों में, दोनों सदनों में पारित होने के बाद 4 तारीख को कोई काम बाकी नहीं। और इसके अंदर हमने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में निर्वाचन सुधार, कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए कई नए आयाम रखे हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फंड की पूर्ति के लिए हमने व्यवस्थाएं की है। व्यापार की सुगमता बढ़ाने के लिए व्यवस्था की है। निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग जैसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएगी जो निर्वाचन के अंदर घपले घोटाले करते हैं वो अब चुनाव में नहीं कर पाएंगे। काफी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मगर आपकी स्वीकृति बढ़े इसके लिए जरूरी है। बोर्ड को चलाने के नियमों में भी बदलाव किया है और पारदर्शिता लाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी, कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की है। कोई अपने भाई भतीजे को नौकरी नहीं दे पाएगा, ये भी हमने सुनिश्चित कर लिया है। क्यों एक भी ताली नहीं पड़ती भाई? जो आएगा वो हमारा ही है भाई। हमने हमारे भाई भतीजे को नहीं रखना है जिसमें टैलेंट है। अभी जो युवा मेरे हाथ से सर्टिफिकेट लेकर गए, ऐसे युवाओं को कोऑपरेटिव आंदोलन के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर एक कोऑपरेटिव आंदोलन आगे बढ़ेगा। ऑडिट की जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक अप्रूव पैनल को ही हमने देने का तय किया है और गैर मतदान वाले सदस्यों के नॉन वोटिंग शेयर को देकर ज्यादा पूंजी प्राप्त करने के लिए भी इसके साथ व्यवस्था की है, जिससे बहुत बड़ी सुविधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को होगी। कंकरेंट ऑडिट की व्यवस्था की है।
सहकारी समितियों में कंप्लेन के निपटारे की व्यवस्था की है, सूचना का अधिकार भी लागू किया है, ढेर सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के सतत मार्गदर्शन से हमने पैक्स को लाइव बनाने का तय किया है। सबसे पहले हमने तय किया है कि 5 साल में 3 लाख पैक्स नए बनाएंगे और सहकारिता आंदोलन को हर गांव तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 3 लाख नए पैक्स बनेंगे। 70 साल में, 75 साल में 93,000 पैक्स बने हैं। अगले 5 साल के अंदर 3 लाख नए पैक्स लगाएंगे। हमने जितने भी पैक्स बने हैं, इस सबका कंप्यूटराइजेशन का काम समाप्त कर दिया है। पैक्स अब कॉमन सिविल सर्विस सेंटर है। आपको जन्म का दाखला भी वहां से मिल जाएगा, मृत्यु का रजिस्ट्रेशन भी वहां हो जाएगा, मतदाता सूची देखनी है तो वो भी वहां से देख पाएंगे। क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 300 से ज्यादा योजनाएं वहीं होंगी। पैक्स बैंक मित्र भी होंगे, पैक्स सस्ती दवाई की दुकान भी बन पाएंगे, पैक्स गैस का वितरण का भी काम करेंगे, पैक्स अब पेट्रोल पंप भी बन पाएंगे, पैक्स नल से जल की जो समिति है, इस समिति को गांव में संचालित करेंगे, पैक्स भंडारण का भी काम करेंगे। मित्रों, विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना मोदी जी ने कैबिनेट के अंदर अप्रूव की है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो धान और गेहूं खरीदेगी या रागी खरीदेगी, ज्वार खरीदेगी, बाजरा खरीदेगी, मक्का खरीदेगी, वो कोई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बड़े गोडाउन में नहीं जाएगा, आपके तहसील में ही रहेगा और वहीं से सस्ता अनाज की दुकान पर चला जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन शून्य हो जाएगा। और इसके लिए बहुत बड़ी योजना है। दिलीप वळसे पाटिल यहां बैठे, मेरा उनको आग्रह है, सुबह हमारे तीनों महानुभाव, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री को मैंने बनाया, महाराष्ट्र ने इसका सबसे ज्यादा फायदा लेना चाहिए। एक भी तहसील ऐसी न हो जहां कोऑपरेटिव भंडारण की, स्टोरेज की व्यवस्था न की जाए। और बहुत मल्टी डायमेंशनल है ये स्टोरेज। कोऑपरेटिव के पास ट्रैक्टर भी होगा, ड्रोन भी होगा। स्टोरेज कोऑपरेटिव के पास पराली को उठाने के लिए मशीनों की व्यवस्था भी होगी। ढेर सारा काम इसके माध्यम से हो जाएगा। इसका मैक्सिमम फायदा महाराष्ट्र ने लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, अब कोऑपरेटिव को जेम के प्लेटफॉर्म का भी फायदा मिल रहा है। हम एक सहकारी कोऑपरेटिव डेटा बना रहे हैं। आप मेरे ऑफिस में कभी चाय पीने आइएगा, सच अर्थ में कह रहा हूं, तो मेरे लैपटॉप पर मैं आपको महाराष्ट्र दबा कर दूंगा तो कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं आ जाएगा। फिर एक जिले में चले जाएंगे, पुणे जिले में चले जाएंगे तो पुणे जिले की आ जाएगी। फिर एक तहसील में चले जाएंगे तो तहसील में आ जाएगी। और फिर हर गांव का नाम लिखोगे तो गांव की हो जाएगी। इसके साथ कौन से गांव में कोऑपरेटिव आंदोलन नहीं है वो भी सूची साथ में ही दिखाई पड़ेगी। कोऑपरेटिव का अगर विस्तार करना है, इसको एक्सपांड करना है तो कहां करने की जरूरत है, कोई राज्य को अब जानने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर पर मिल जाएगा। दिलीप वळसे पाटिल साहब चाहेंगे कि महाराष्ट्र के कितने गांवों में पैक्स नहीं है तो कंप्यूटर पर उसकी सूची तहसील वाइज, जिले वाइज मिल जाएगी, वहां पर पैक्स रजिस्टर करनी है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम और इसका 95% काम हमने पूरा कर दिया है। हम एक नई कोऑपरेटिव पॉलिसी भी लेकर आए हैं। हम कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं जिसके माध्यम से कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव के साथ साथ जितने एक्सटेंशंस हैं, चाहे डेयरी उद्योग हो, चाहे चीनी उद्योग हो, चाहे मछुआरा समिति के शीत केंद्र हो, अनेक प्रकार के काम कोऑपरेटिव्स करती हैं। इसके टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था भी इसी के साथ जुड़ जाएगी। तो युवाओं को इसके साथ हम जोड़ेंगे। मित्रों,
हमने 3 नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का काम किया है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार बन गई है बहुराज्य ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए एक सोसाइटी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए ढेर सारे किसान आगे आए हैं, मगर उनको सर्टिफिकेशन नहीं है और उनको अपने उपज का मूल्य नहीं मिलता है। एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी जो पैक्स से एपेक्स तक जहां जहां किसान ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक कृषि उपज बना रहा है, उसको परचेस कर भारत ब्रांड के साथ इसका मार्केटिंग कर इसका पूरा मुनाफा वो किसान के खाते में वापस देने का काम आज जैविक सोसाइटी। अभी हमने ट्रायल बेस पर अमूल का काम कर दिया है, बहुत सफलता से चल रहा है। हर महीने अमूल हर रोज 61 टन मटेरियल का अभी ट्रांजैक्शन कर रहा है। ये शुरुआत ही है। इसके साथ साथ किसान अपनी अच्छी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। हमारे यहां गुजरात में जीरा और इसबगुल होता है, मगर एक्सपोर्ट बहुत कम होता था। क्यों? क्योंकि मिट्टी लग जाती थी, इसकी सफाई की व्यवस्था नहीं थी, करना कुछ नहीं था, एक प्लास्टिक की दरी बिठा देनी थी, इस पर जीरा डालना था, खेत में खलियान में नहीं होता था। इसबगुल भी एक्सपोर्ट नहीं होता था। अब ये मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट समिति किसान के पास से या पैक्स के पास से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदकर दुनिया भर के बाजार में बेचेगी और इसका मुनाफा भी मिल्क कोऑपरेटिव की पैटर्न पर सीधा किसान के पास जाएगा। वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव नहीं रखेगी। एक्सपोर्ट का फायदा मेरे किसान भाइयों को होगा। इसी तरह से छोटे किसान बीज की खेती नहीं कर सकते थे। सीड्स का डेवलपमेंट करना है तो बड़ी कंपनियां इनको मौका नहीं देती। जिनके पास 15 एकड़, 20 एकड़, 15 हेक्टर, 30 हेक्टर भूमि है, उसी को देते थे वो। अब आपके पास सिर्फ 2.5 बीघा मतलब 1.25 एकड़ भूमि है तो आप बीज का प्रोडक्शन कर सकते हो। ये मल्टी स्टेट सीड्स कोऑपरेटिव आपका बीज ले लेगी, आपको बीज बनाने का सर्टिफिकेशन भी करेगी और आपके बीज को वो अपने ब्रांड के साथ भारत के और विश्व के बाजार में भी बेचेगी, जिससे किसान ज्यादा प्रोडक्टिव क्रॉप अपने खेत के अंदर कर पाएगा। ये तीनों कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैं स्पष्ट रूप से दिख रहा हूं कि जिस दिन पद्मश्री पाटिल ने साकर कारखाने की नींव डाली होगी, उनको मालूम नहीं होगा, किसानों को भी मालूम नहीं होगा, शायद पद्मश्री पाटिल को भी मालूम नहीं होगा। देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के उद्धार का काम हो रहा है। ये तीनों सोसाइटियां ऐसी है जो आने वाले दिनों में हमारे देश के करोड़ों किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पहले कोऑपरेटिव के साथ स्टेप मदर अप्रोच से व्यवहार किया जाता था। अब मोदी जी के नेतृत्व में किसी की हिम्मत नहीं है कोऑपरेटिव को स्टेप मदर अप्रोच से देखने की। हमने समान व्यवहार की। कॉरपोरेट के लिए जो व्यवस्था है वो सारी कोऑपरेटिव के लिए है। इनकम टैक्स के अंदर जो जो दोहरे मापदंड थे हमने समाप्त कर दिए। 31 मार्च को मैन्युफैक्चरिंग आरंभ करने वाली 31 मार्च के बाद मैन्युफैक्चरिंग आरंभ करने वाली समितियों को 15% दर का फायदा मिलेगा। टीडीएस में 3 करोड़ की उच्चतम सीमा भी तय कर दी। कैश भरने की सीमाओं का भी एक्सटेंशन कर दिया। और ये अभी अजीत दादा ने कहा कि कितने सालों से शुगर मिल का प्रॉब्लम पड़ा था। किसी ने कहा 10,000 करोड़ माफ हो गया, किसी ने कहा 10,000 नहीं, पेनल्टी और इंटरेस्ट गिन लो तो 30,000 करोड़ हर्षवर्धन भाई ने बताया। भाई मैं अलग दृष्टि से देखने वाला आदमी हूं। 10,000 करोड़ माफ हो गया, पेनल्टी के साथ 30,000 करोड़ माफ हुआ, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ, वो तो है ही,
मगर आगे लगना ही नहीं है, वो भी हो गया, सालों तक नहीं लग सकता। और जो कोऑपरेटिव का कंसेप्ट है, मुनाफा किसान का है, मुनाफे पर किसान का अधिकार है, उसमें सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। ये सिद्धांत का तत्वतः भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने स्वीकार किया। इस समग्र सहकारिता आंदोलन के लिए बहुत बड़ी बात है, जो आने वाले दिनों में हमें बहुत बड़ा फायदा। और मैं तो मोदी जी का आभारी हूं, वित्त मंत्री जी का भी आभारी हूं। कभी भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स बेनिफिट नहीं दिया है। केवल और केवल ऐसा हास नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सहकारी समितियों के अधिभार को पहले 12% था, अब 60% कर दिया। मैट को भी 18.5% से 15% कर दिया। और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की निधि योजनाओं के लिए एनसीडीसी को पात्रता दे दी। और मैं आज सुबह भी हमारे तीनों नेताओं से बात करी, मुख्यमंत्री जी और दोनों उप मुख्यमंत्री से। महाराष्ट्र का एक भी कोऑपरेटिव साकर कारखाना ऐसा नहीं होना चाहिए जो इथेनॉल न बनाता हो। एनसीडीसी के पास ढेर सारा पैसा है, 10,000 करोड़ की घोषणा की। आप 10,000 करोड़ भूल जाइए, आपको जितना पैसा चाहिए इतना हम फाइनेंस करेंगे। कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रियों के लिए समय है वायबिलिटी बढ़ाने का। आप इथेनॉल संयंत्र, ऊर्जा का संयंत्र अपने यहां लगा दीजिए, हमेशा के लिए आपकी वायबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी रेट भी अच्छे मिल रहे हैं और इसके रीशेड्यूलमेंट के लिए भी अभी प्रयास हो रहा है। मुझे भरोसा है इसमें आरबीआई जरूर एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेगी। अर्बन कोऑपरेटिव के लिए हाउसिंग फाइनेंस की एक लिमिट लगी थी, इसको 2 गुना कर दिया। ग्रामीण सहकारी बैंकों को रियल एस्टेट के लिए लोन देने का हमने परमिशन दे दिया। डोर स्टेप बैंकिंग के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को परमिशन नहीं थी, वो भी हमने दे दी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सब नई शाखाएं खोल सकती है। वन टाइम सेटलमेंट अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए प्रतिबंधित था, आरबीआई देती नहीं थी। वन टाइम सेटलमेंट के लिए भी हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समकक्ष कर अधिकार दे दिए। और प्रायोरिटी सेक्टर की जो लैंडिंग की सीमा थी, हर साल करना पड़ता था, उसको 2 साल तक कर हमने अर्बन बैंकों के पूरे खाकों को एक नया जीवन करने का काम दाम लिया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और देश की इकोनॉमी को विश्व की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, मैं आज महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव सेक्टर को कहने आया हूं, हमने भी इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर का हिस्सा क्या हो उसका एक लक्ष्य रखना चाहिए। ये जुनून के साथ देश के 60 करोड़ गरीबों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ जोड़कर उसके घर में उसको जो वो मिक्सर चाहिए, कलर टीवी चाहिए, छोटा सा एसी भी लग जाए, ये जो खुशी चाहिए वो खुशी देने का प्रयास हमने करना चाहिए। सहकार से समृद्धि का अर्थ यही है। और मोदी जी के विजन में आज एक नया काम कोऑपरेटिव मंत्रालय ने शुरू किया है, डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। इस संपूर्ण कंप्यूटराइजेशन है हमारे सेंट्रल रजिस्ट्रार कार्यालय का। मुझे भरोसा है कि 1555 जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इसका बहुत फायदा मिलेगा। आज मैं वो 3 बच्चे जिनको यहाँ पर सम्मानित किया है, उनको मैं फिर से एक बार बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी ने आज के कार्यक्रम में आया, हमारे सारे नेताओं का सम्मान किया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए।
माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आभार प्रदर्शित करती हूँ। आपने इस समारोह के लिए अपना समय दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, आपका भी आभार। इस समारोह में आप उपस्थित हुए, आपका आभार। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, आपका भी आभार। उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, अतिथिगण, सहकारिता क्षेत्र के अधिकारी, आप सभी का आभार। एक महत्त्वाची सूचना, वर बसलेल्या लोकांसाठी तिथेच भोजनाची सोय केलेली आहे आणि मनोरंजनाचं प्रबोधन, करमणुकीचं उद्बोधन, बातमी अचूक, माहिती बिनचूक, पाहत रहा राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह।